अब हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वाइंट्स के बारे में। ज्वाइंट्स, दो बोन्स को ज्वाइंट करने के लिए ज्वाइंट्स होते हैं। ये ज्वाइंट्स तीन तरीके के हैं हमारे बॉडी में मेनली। एक है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और तीसरा है साइनोवियल ज्वाइंट्स। फाइब्रस ज्वाइंट्स का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये किसी भी प्रकार के मूवमेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं। ये हमारे फ्लैट स्कल बोन में पाए जाते हैं और ये हमारे जो स्कल के जो बोन्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं और ये किसी भी तरीके का देखिए मूवमेंट हमारे स्कल बोन में नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो बोन्स के बीच के जो ज्वाइंट्स हैं वो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा हैं। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा हैं हमारे स्कल के बोन्स में जो फाइब्रस ज्वाइंट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चलिए कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स की। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स जो होते हैं ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जो दो वर्टिब्रीज होते हैं उनके बीच में ये ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। ये हल्का सा लिमिटेड मूवमेंट्स हमारे वर्टिब्री को प्रोवाइड करते हैं। हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जो दो एडजेसेंट वर्टिब्रीज होते हैं उनके बीच में ये पाए जाते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, और ये कार्टिलेज के द्वारा जुड़े होते हैं। ये लिमिटेड मूवमेंट्स परमिट करते हैं। जबकि जो तीसरी कैटेगरी है साइनोवियल ज्वाइंट्स की, इसमें दो बोन्स के बीच में साइनोवियल कैविटी पाई जाती है। साइनोवियल कैविटी, उसके भीतर हम कहते हैं ना लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भरा होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होती है बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स। ये वास्तव में यही ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो हमें प्रॉपर लोकोमोशन और मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये कई तरीके के अलग अलग टाइप्स के हैं। कितनी परमिट करते हैं, कितनी मूवमेंट ये अलाउ करते हैं, उसके आधार पे इनका अलग अलग कैटेगराइजेशन है। बॉल एंड सर्कल ज्वाइंट्स, हिंज ज्वाइंट्स, पिवट ज्वाइंट्स, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, एक बॉल और उसमें जाके सॉकेट में कोई चीज जाके फिट हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि किसी भी हद तक वो घूम सकती है। जैसे हमारे हाथों को आप देखें, किसी भी हद तक मैं इसे घुमा सकता हूं। यहां पे क्या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स यहां पर बना है। कहां पे, ह्यूमरस और हमारा जो पेक्टोरल गर्डिल है उसमें है। इसी तरीके से हम अपने फीमर को भी कितना भी हम घुमा सकते हैं, हम अपने फीमर को भी हम घुमा सकते हैं, क्योंकि फीमर और पेल्विक गर्डिल के बीच में अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, जो हमारा जो फीमर और जो हमारे पेल्विक गर्डिल की जो कनेक्शन है वो भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डिल या फिर फीमर और पेल्विक गर्डिल, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये किसी भी तरीके से हमारे मूवमेंट को अलाउ कराते हैं। हिंज ज्वाइंट, जिसको आप अपने हाथों में देख सकते हैं, ज्वाइंट्स में आप देख सकते हैं, आप अपने एल्बो के ज्वाइंट्स में या नी के ज्वाइंट में आप देख सकते हैं। एक साइड में तो हम मूव कर सकते हैं, क्या बैक ले जा सकते हैं? नहीं, टूट जाएगा हाथ अगर कोशिश करेंगे तो। ये सिर्फ आगे फ्लेक्स हो सकता है। तो ये हमारा एल्बो ज्वाइंट है। कहां पर होगा, नी के ज्वाइंट में और एल्बो के ज्वाइंट में होता है। फिर हम बात करते हैं पिवट ज्वाइंट की। पिवट ज्वाइंट में क्या होता है कि एक सर्कुलर कैविटी होती है और उसमें एक इस तरीके से जा करके पिवट जाके फिट होता है और ये पिवट जो है रोटेट कर सकता है। आप देखिए मैं इस पेन को रोटेट कर रहा हूं। ये चीज कहां पर होती है, ये होती है एटलस और एक्सिस के बीच में। एटलस में कैविटी होती है, एक्सिस का जो वर्टिब्रा होता है उसका जो नॉब जाकर के अंदर घुस जाता है और वो घूम सकता है किसी भी तरीके से। थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो अपने ये हेड के मूवमेंट को इसी वजह से करा पा रहे हैं क्योंकि उसमें ये पिवट ज्वाइंट का इंपॉर्टेंस होता है। फिर इसी तरीके से रेडियस और अल्ना के बीच में भी आप देख सकते हैं। कभी आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं, या अपने ही हाथों को देखिए, आप यहाँ पे घुमा रहे हैं, अगर हम इसको स्थिर कर दें तो हमारे रेडियस और अल्ना के बीच में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी रेडियस और अल्ना के बीच में भी पिवट ज्वाइंट पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, कभी आप गूगल के इमेजेस में आप जाइएगा, देखिएगा कि ये रेडियस की ग्रूव अल्लाह को मूवमेंट के लिए थोड़ा सा एक स्पेस प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ यहाँ पर पिवट ज्वाइंट में देखने को मिलता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, कभी आपने देखा है, आप अपने बचपन में खेलते हो अपने दोस्तों को के साथ आपने किया होगा कि अपने कार्पल्स के बोन्स को जो है आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते रहते हैं ऐसे ही। तो वो चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं, वो ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स के द्वारा पॉसिबल होती हैं। किसी भी आगे पीछे ऊपर नीचे हम चढ़ा सकते हैं। कभी हाथों को इस तरीके से खेलते हुए देखा हो, ये कार्पल्स के बीच में होते हैं।
सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट थंब और कार्पल्स के बीच में होते हैं। कार्पल्स और ये जो मेटाकार्पल्स ऑफ थंब है उसके बीच में होता है। सैडल, सैडल मीन्स आप जब समझते हैं ना घुड़सवारी के लिए जो होता है सैडल, आप कभी इसका इमेज देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से गूगल इमेजेस में मिल जाएंगे। सैडल ज्वाइंट जो है कार्पल और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब के बीच में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपको याद करना जरूरी है। ये ज्वाइंट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लिख लीजिए, रट लीजिए, इमेजेस में देख करके समझ लीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि इस पर सवाल पूछा जा सकता है। आगे का जो क्वेश्चन है हमारा, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। इसमें कुछ बीमारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कहां का? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होने वाला एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप को ही बर्बाद करती है। आमतौर पर क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ये बाहर से आने वाले जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसके खिलाफ काम करता है। लेकिन ये इसमें क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस में अपने ही शरीर के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती, अपने ही शरीर के सेल्स को, रिसेप्टर्स को नुकसान पहुंचाती। कैसे? माइस्थेनिया ग्रेविस में हम देख सकते हैं, हम जानते हैं कि यहां पर एक नर्व्स से, जो किसी नर्व की एंडिंग से जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो भी रिलीज होते हैं, वो आगे जाकर के रिसेप्टर्स के द्वारा अपने सिग्नल को मसल्स फाइबर तक पहुंचाते हैं। इस बारे में हमने काफी डिटेल में इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया। लेकिन अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर का सिग्नल कैसे पहुंचता है इसको एक बार समझ लेते हैं। ये नर्व का जो सिग्नल है वो न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा आगे पहुंचता है। यहां पर होते हैं रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स इसको एक्सेप्ट करके एक्शन पोटेंशियल को आगे इस मसल फाइबर में फॉरवर्ड करते हैं। तो यहां एक्शन पोटेंशियल कैसे पहुंच पाया? एक्शन पोटेंशियल इसलिए पहुंच पाया क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर ने इन रिसेप्टर्स को आकर के एक्साइट किया। मान लीजिए किसी ऐसी कंडीशन में कि ये रिसेप्टर नष्ट हो जाएं, बर्बाद कर दिए जाएं, ये रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बन करके आएं और इसको पूरी तरह खराब कर दें, तो क्या होगा? इससे ये रिसेप्टर पूरी तरह बेकार हो जाएंगे और आने वाला कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर अपने इंफॉर्मेशन को इस मसल फाइबर को नहीं भेज पाएगा। तो इसका नतीजा क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, बहुत मुश्किल होगा, मसल्स की वीकनेस हो सकती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पैरालाइज्ड हो जाएंगे, फटीग होता है। इसी तरीके से एक और बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसके जेनेटिक रीजन होते हैं। आप जब मेडिकल स्टूडेंट के रूप में आप देखेंगे बहुत सारे पीडियाट्रिक केसेस इस पर बेस्ड आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक कारणों से मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनकी धीरे धीरे डिजेनरेशन होते जाता है। नॉर्मली इस तरीके की चीज़ें आप कई जगहों पर देखते हैं। कई बार क्या होता है कि टॉक्सिन्स भी, बैक्टीरिया से रिलीज होने वाले टॉक्सिन्स भी मसल्स को पैरालाइज कर देते हैं। ऐसे ही जेनेटिक रीजन से, जेनेटिक कारणों से ऐसा होता है कि मसल्स धीरे धीरे डिजेनरेट होते जाते हैं। गूगल पर इसके इमेजेस देखेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग पाएगा। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके कारण प्रोग्रेसिवली स्केलेटल मसल डिजेनरेट होते जाते हैं। टिटैनी, इसमें क्या होता है, टिटैनी का भी आप गूगल में इमेज देखिएगा, आप इसको अपने लाइफ में भी महसूस, कई बार जो है हाथ अकड़ जाती है। इसमें क्या होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, रैपिड स्पाज्म होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम का जब कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो इस तरीके के वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस देखे जाते हैं जो टिटैनिक में होते हैं। आर्थराइटिस, आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। आर्थराइटिस, ज्वाइंट्स का इन्फ्लेमेशन, इसके कई कारण होते हैं लेकिन उसके डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना पता होना चाहिए कि आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन होता है, ज्वाइंट्स का इन्फ्लेमेशन है, इसके बहुत सारे कारण हैं, उसके डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन आर्थ्रास मीन्स ज्वाइंट, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है, इसमें बोन्स का जो मांस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कई बार ये एज रिलेटेड होता है, बुढ़ापे में, ओल्ड एजेस में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। फीमेल में आम बीमारी होती है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद एस्ट्रोजन का लेवल अचानक गिरता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, वो पूरी तरह डिस्टर्ब होता है
और बोन्स का पर उसका सीधा इफेक्ट देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल हल्का फुल्का, उनको लेडीज को पता ही नहीं होता है, लेकिन वो थोड़े से हल्के से चोट से भी उनके बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते हैं। इसीलिए एक डॉक्टर के रूप में सलाह दी जाती है कि 45 ईयर्स के बाद हर फीमेल को कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल गिरता है, जिसकी वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बुरी तरह प्रभावित होती है। इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है बोन्स पर, तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसमें बोन्स की जो डेंसिटी है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। एक्सीडेंटल किसी भी तरीके से फ्रैक्चर्स की गुंजाइश बढ़ जाती है। गाउट का मतलब आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, एक स्पेशल तरीके का इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स में, जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होता है। तो इस तरीके से हम कुछ बीमारियों पर डिस्कस किए जो कि स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं। इसके बाद लास्ट सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी जितनी भी चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसको एक बार समराइज करने में आपकी मदद करेंगे।